नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टेम सेल, स्तंभ कोशिका। इसमें नाम लिखा हुआ है सेल, तो हम सेल बनाते हैं। एक कोशिका हमने बनाई, मानव की कोशिका, और उस कोशिका के भीतर केंद्रक बनाया और केंद्रक में 46 क्रोमोसोम जो है वो डिनोट किए। सही है। अब ये कोशिका तो है जो हमारे शरीर की आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, उसी का नाम है कोशिका, और ये सेल है। जैसे हमारे शरीर में सेल होती है वैसे ये सेल है। पेड़ में, दूसरे जानवरों में, दूसरे एनिमल में, सब में जैसे सेल होती है ये भी एक सेल है। लेकिन जैसे बाकी सेल, इसके अलावा दूसरी सेल को देखें तो वो सेल किसकी है, वो कौन से ऑर्गन या कौन से टिश्यू की कोशिका है। ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में कोशिका है, तो कोशिका या हम नाम लेते हैं तो हमारे शरीर में सीधा आता है कि वो कोशिका कौन से अंग की है या कौन से ऊतक की कोशिका है। तो ऐसा कहा जाए नहीं, ये किसी अंग या ऊतक की कोशिका नहीं है, सिर्फ कोशिका है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे शरीर में जो कुछ भी है वो या तो कोई अंग है या कोई ऊतक है, और अंग या ऊतक कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। तो ये कोशिकाएं किसी विशेष अंग या ऊतक की कोशिकाएं नहीं है, ये सिर्फ कोशिकाएं हैं। तो इसका मतलब ये वो कोशिकाएं हैं जिनका फ्यूचर, जिनका भविष्य किसी विशेष अंग या ऊतक की कोशिका के रूप में अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे हम बात करें, एक एनालॉजी करें, वैसे तो ये करेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी समझने के दृष्टिकोण से देखें। एक बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आरएएस बनेगा, पायलट बनेगा, टीचर बनेगा या किसान बनेगा, जो कुछ भी बनेगा। क्या उसका जन्म के समय ही ये फ्यूचर डिसाइड हो जाता है, या फिर उसको विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो कुछ भी बनेगा उसके लिए? सही है बात। ठीक वैसे ही ये कोशिकाएं तो हैं, लेकिन ये कोशिकाएं किडनी की कोशिकाएं हैं, लीवर की कोशिकाएं हैं, हार्ट की कोशिकाएं हैं, मसल्स की कोशिकाएं हैं, बालों की कोशिकाएं हैं, स्किन की कोशिकाएं हैं, दांतों की कोशिकाएं हैं। ऐसा अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इनका फ्यूचर अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये कोशिकाएं तो हैं लेकिन ये किसी विशेष प्रकार के अंग या ऊतक के रूप में अभी विभेदित, डिफरेंशिएट नहीं हुआ। इनका विभेदन यानी कि एक विशेष प्रकार के भेद के रूप में, एक पर्टिकुलर अंग या ऊतक की कोशिका के रूप में अभी इनका परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। तो यहां पर एक डेफिनेशन समझ में आती है, स्टेम सेल आर दोज अनस्पेशलाइज्ड या फिर अविभेदित कोशिकाएं। स्टेम सेल आर दोज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो हमारे जीवों के शरीर में पाई जाती है। जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं सब में स्टेम सेल पाई जाती है। जो एक कोशिका वाला है, बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, उसमें तो है ही एक कोशिका, तो स्टेम सेल क्या, जो कुछ भी है वही है। लेकिन जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, उन जीवों के अंदर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे हम मनुष्य हो, सब के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जो अभी किसी अंग या ऊतक के रूप में विशेष रूप से विशेषीकृत या विभेदित नहीं होती। उन कोशिकाओं को कहते हैं स्टेम सेल या स्तंभ कोशिकाएं हिंदी में कहते हैं, इसलिए इनको अविभेदित कोशिकाएं भी कहते हैं। अच्छा, एक बात तो ये। दूसरी बात, इन कोशिकाओं को हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जिनका भविष्य तय नहीं हुआ है, उनका भविष्य अगर लैब के अंदर डॉक्टर या वैज्ञानिक तय कर दे तो इसका मतलब प्रयोगशाला में हमें वो कोशिकाएं मिल सकती है जिनकी हम चाह रखते हैं। जैसे हम प्रयोगशाला में चाहते हैं किडनी की कोशिकाएं हमें प्राप्त हो, प्रयोगशाला में हम चाहते हैं लीवर की कोशिकाएं हमें प्राप्त हो, हार्ट की कोशिकाएं प्राप्त हो, लिगामेंट की कोशिकाएं प्राप्त हो, मसल्स कोशिकाएं प्राप्त हो। तो इसका मतलब हम अगर स्टेम सेल हमारे पास आ जाए तो लैब में जैसा हम चाहे उसी प्रकार की कोशिका किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू की कोशिका के रूप में उसको विभेदित करवा दें या डिफरेंशिएट करा दें या उसमें परिवर्तित करा दें। अब ऐसी कोशिकाएं अपने पास प्रयोगशाला में आ जाएंगी तो फिर क्या करेंगे हम? इनका प्रयोगशाला में कृत्रिम अंग या ऊतक बना लेंगे, और वो अंग या ऊतक फिर उस व्यक्ति को काम में आ सकते हैं जिसको कोई इंजरी हो गई है, बीमारी हो गई है, या फिर ऑर्गन फेलियर हो गया है। उस केस में उस व्यक्ति को प्रयोगशाला में बने हुए कृत्रिम अंग या ऊतक की सहायता से पुनर्जीवन दिया जा सकता है, पुनर्दान दिया जा सकता है, उसको जीवित रखा जा सकता है, किया जा सकता है। आजकल स्टेम सेल का उपयोग और भी बहुत सारी जगहों पर हो रहा है, चिकित्सा के अलावा भी। जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया शायद आपकी क्लास में, आर्टिफिशियल मीट का,
है ना, कृत्रिम जो मीट बनाया जाता है। तो अपने पास मान लो कि भेड़ या बकरी जिसका भी हम मीट खाते हैं उसकी स्टेम सेल है, उसकी स्टेम सेल को लैब के अंदर कन्वर्ट करवा दिया जाए किसमें, मांसपेशी की कोशिकाओं में। मीट में क्या होता है, मसल्स ही खाई जाती है, मांसपेशियां ही खाई जाती है, हड्डियां तो कौन ही खाता है, सही है। मांसपेशी कोशिकाओं के रूप में उसको कन्वर्ट करवाया जाए। बहुत सारी मांसपेशियों की कोशिकाओं के बंडल बनेंगे, उनको एज ए मांस के रूप में काम में ले लिया जाएगा, मीट के रूप में। तो ये जो मीट यहां पर खाया जाएगा वो किससे बना है, स्टेम सेल से। अब स्टेम सेल प्राप्त करने के लिए किसी बकरी को या किसी भेड़ को मारना जरूरी है क्या, नहीं, वैसे ही मिल जाएगी स्टेम सेल। तो अगर हम ये कहें इस गिल्ट में जीते हैं कि हम मांस खा रहे हैं और उसके बदले किसी को जान देनी पड़ रही है, तो वो वाला मामला यहां पर नहीं होगा। उसकी स्टेम सेल हम प्रयोगशाला में ग्रो कराएंगे और प्रयोगशाला में ग्रो करा के उसको मांस के रूप में काम में ले लिया जाएगा। तो ऐसे मीट को पॉपुलरली क्या कह देंगे, वेजिटेरियन मीट भी कह देंगे, यानी कि हम मीट का भी कंजप्शन कर रहे हैं और किसी की जान भी नहीं जा रही है। कोरिया के अंदर और जर्मनी में ऐसे पायलट प्रोजेक्ट बहुत सारी कंपनियां चला रही हैं जिसमें लैब ग्रोन मीट या फिर स्टेम सेल के द्वारा विकसित किए गए मीट का उपयोग किया जा रहा है। आगे बात चल, तो हम स्टेम सेल के बारे में पहले इसकी डेफिनेशन तैयार करें कि स्टेम सेल वो कोशिकाएं हैं जिनका विभेदन नहीं हुआ या फिर ये कहें अविभेदित कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। और चूंकि ये जो है वो सभी सेल के रूप में कन्वर्ट हो सकती है या कुछ सेल के रूप में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसलिए इनको प्राइमरी सेल भी कहा जाता है, प्राथमिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। यानी कि वे कोशिकाएं जो शुरुआत में बनती है, जैसे हम बात करें जाइगोट, जाइगोट जो है वो जीवन की पहली कोशिका है और उसी से फिर विभाजन होकर के जो वो एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो में भी शुरुआती जो एम्ब्रियो की कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी कोशिकाएं वो हैं जिनसे नए एम्ब्रियो बनाए जा सकते हैं कि नहीं बनाए जा सकते, और नए एम्ब्रियो से नए जीव का विकास करवाया जा सकता है कि नहीं करवाया जा सकता। तो शुरुआत में जिसमें जीवन में जो कोशिकाएं बनती है वो कैसी कोशिकाएं हैं, प्राइमरी कोशिकाएं। तो स्टेम सेल के लिए दो कीवर्ड याद रखने हैं, स्टेम सेल आर अनडिफरेंशिएटेड प्राइमरी सेल। स्टेम सेल जो है वो अविभेदित प्राथमिक कोशिकाएं होती है। आई बात समझ। दूसरी, स्टेम सेल के लिए एक और नाम याद किया जाता है और वो है मास्टर सेल्स। मास्टर सेल का कंसेप्ट आया है मास्टर की से, मास्टर चाबी, एक ऐसी चाबी जिससे विभिन्न प्रकार के ताले खुल जाते हैं, उसको मास्टर की कहते हैं। उसी प्रकार एक ऐसी कोशिका जो विभिन्न अंग या उत्तक की कोशिकाओं के रूप में परिवर्तित करवाई जा सकती है। जैसे इसी कोशिका को लीवर, किडनी, हार्ट, मसल्स कोशिकाओं के रूप में कन्वर्ट कराएंगे, तो कोशिका तो एक ही है लेकिन विभिन्न प्रकार के अंग या उत्तकों के रूप में ये कन्वर्ट हो सकती है। और जिस प्रकार एक चाबी विभिन्न प्रकार के ताले खोल सकती है, वैसे ही एक कोशिका विभिन्न अंग या उत्तकों की कोशिकाओं के रूप में डिफरेंशिएट हो सकती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर कोशिकाएं भी कहते हैं, मास्टर सेल्स भी। तीन नाम हो गए, मास्टर सेल्स, प्राइमरी सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अविभेदित कोशिकाएं, प्राथमिक कोशिकाएं, मास्टर कोशिकाएं, स्तंभ कोशिकाएं, तो इनको कहती है। डेफिनेशन लिखिए एक बार इसकी, फिर उसके आगे वाली बातें करेंगे। जो है वो दो भागों में हम बांटे, कहां कहां तो पाई जाती है और एक स्टेम सेल कितने टाइप की उत्तक या अंग की कोशिकाओं के रूप में परिवर्तित हो सकती है, ये कहलाती है उसकी पोटेंशियल या क्षमता। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल, क्षमता के आधार पर स्टेम सेल कितने प्रकार की, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत कहां ये मिलती है, उस आधार पर स्टेम सेल कितने प्रकार की। अगर तीसरा बिंदु इसमें लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, स्टेम सेल्स आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल एटसेट्रा, है ना। तो ये भी बात ठीक रहेगी मेरे हिसाब से। स्टेम सेल्स आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट एंड एनिमल। स्टेम सेल्स आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पहले भाग में इसको डिवाइड करेंगे, उसको लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर। दूसरा लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल, क्षमता के आधार पर।
दोनों ही आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, स्रोत के आधार पर और क्षमता के आधार पर। स्रोत के आधार पर बात करें पहले, तो पहले नंबर का इसका स्रोत है एम्ब्रियो, भ्रूण। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं भ्रूण में पाई जाती है, या स्टेम का दो। तो पहला स्रोत हुआ इनका भ्रूण। जैसे जाइगोट हमने देखा था आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग में कि जो शुरुआती कोशिकाएं पाई जाती है उनसे फिर नया जीव बनाया जा सकता है। तो पहला तो इनका स्रोत क्या हुआ, भ्रूण में पाई जाती है। जाइगोट इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेम सेल। जाइगोट खुद किसका उदाहरण है, स्टेम सेल का उदाहरण है। याद रखने लायक बात है ना, जाइगोट खुद एक स्टेम सेल का। हाँ, वापस से आपको याद दिलाना पड़ता, आप भूल जाते हो। क्या क्या नहीं करना है क्लास। क्या है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं भ्रूण में पाई जाती है। जन्म से पहले, मतलब जब हमारी जन्म की शुरुआत होती है उसी टाइम हमारे बॉडी में शुरुआती कोशिकाएं हैं, वो सारी क्या है, अविभेदित है। इनका फ्यूचर डिसाइड नहीं हुआ, वो कोशिकाएं तो है लेकिन किसकी कोशिकाएं ये तय नहीं होता है। दूसरा, जन्म के समय, जब हमारा जन्म होता है तो हम जुड़े रहते हैं माँ की कोख से, गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। उसको क्या कहते हैं, गर्भनाल। क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं उसको। देखिए आप एक चीज समझेंगे, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में। जो यूटेरस होता है गर्भाशय, उस गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम पर एक टिश्यू डेवलप होता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, या हिंदी में अपरा कहते हैं। इस अपरा से एक कॉर्ड निकलती है टिश्यू वाली, है ना। इसमें ब्लड की सप्लाई भी होती है और टिश्यू भी होते हैं, और ये जो फीटस पल रहा होता है उसकी नाभि से जुड़ा रहता है। इसको बोलते हैं गर्भनाल। क्या बोलते हैं, या अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये है फीटस जिस बच्चे का जन्म हो रहा है, ये माँ का यूटेरस है, ये प्लेसेंटा है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो किससे निकलती है, प्लेसेंटा या अपरा से। ठीक है, किससे जुड़ती है, जो बच्चे का जन्म हो रहा है। क्या फायदा है इस गर्भनाल का, क्या काम है, गर्भनाल में ब्लड की सप्लाई होती है। इस बच्चे को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो ब्लड के थ्रू इसमें आता है। इस बच्चे की किडनी वगैरह में जो वेस्ट मटेरियल बना है वो ब्लड के थ्रू ये जाता है और फिर माँ की किडनी से होते हुए शरीर से बाहर निकलता है। सही है। जब बच्चे का जन्म होता है तो ये साथ में अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आती है वेजाइनल कैनाल से, तो इसको डॉक्टर क्या करते हैं, कट करते हैं, और फिर ये टिश्यू जो होता है प्लेसेंटा वाला और ये गर्भनाल वाला वो सेड ऑफ हो जाता है, बाहर निकल जाता है ना, ऐसा होता है। तो ये जो गर्भनाल होती है, इस गर्भनाल में दो चीजें हैं, एक तो है इसमें सेल्स, टिश्यू के अंदर क्या पाई जाती है, सेल्स, और दूसरा इसमें ब्लड का भी फ्लो होता है। तो ये जो सेल्स हैं इसमें जो गर्भनाल में, इनमें से बहुत सारी सेल क्या है, स्टेम सेल है, और ब्लड के अंदर भी बहुत सारी क्या है, स्टेम सेल है। अब आजकल क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, पहले क्या था, बच्चे का जन्म होता था और उसकी यहाँ से जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भनाल को काट दिया जाता था और ये बाकी टिश्यू फेंक दिया जाता था ऐसे ही कचरे के रूप में। ठीक है। अब ये जो बच्चा जो जन्म लिया उसका 15-20 दिन महीने भर का होगा, फिर उसकी बेली बटन से या उसकी नाभि से ये सूख के टिश्यू बचा हुआ गर्भनाल का जो है वो अलग हो जाता था अपने आप, और उसको फेंक देते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग घर में भी रख लेते हैं, रुई वगैरह में लपेट के रख लेते हैं कि बच्चे के जन्म से जुड़ी हुई याद है या जो कुछ भी है रख लिया जाता है। लेकिन आजकल क्या किया जा रहा है, जो इंटेंडिंग कपल है, जिस दंपत्ति को बच्चा प्राप्त हुआ है, उसके जन्म के समय ही ये जो गर्भनाल वाला टिश्यू और ब्लड है, ये जो कोशिकाएं और ब्लड है, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन किया जा रहा है आजकल। क्रायो का मतलब क्या होता है, अति निम्न ताप। कितना निम्न ताप, -196 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसके ऊपर गैस, हमारी कौन सी गैस जो सबसे फेमस पाई जाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वो लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, और लिक्विड नाइट्रोजन, जैसे पानी है वैसे ही नाइट्रोजन दिखाई देती है, लिक्विड है ना। और इसमें अगर हम किसी चीज को रखते हैं तो नाइट्रोजन गैस न तो खुद अभिक्रिया करती है और न किसी को करने देती है। तो इसमें अगर लिक्विड नाइट्रोजन में वो कोशिकाएं डूबी अगर रहेंगी तो वो जैसी हमने डुबोई थी वैसी की वैसी 50 साल बाद भी मिल जाएंगी। तो इसका मतलब जिस बच्चे का जन्म हुआ है
उस बच्चे की अगर अम्बिलिकल कोड या गर्भनाल की स्टेम सेल हम क्रायो प्रिजर्वेशन करवा दे तो वो बच्चा मान लो कि 20 साल का, 30 साल का, 50 साल का होगा, उसका आगे जीवन में कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई और तकलीफ हो जाए, या फिर उसका कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दे, तो उस केस में उसकी ये जो स्टेम सेल हमारे पास क्रायो प्रिजर्वेशन वाली अगर रहेंगी तो उन कोशिकाओं को निकाला जाएगा और प्रयोगशाला में जिस अंग या उत्तक की कोशिका में उसको कन्वर्ट करवाना है वो करवाया जाएगा और फिर वो आर्टिफिशियल ऑर्गन या टिश्यू बना के उस बच्चे के शरीर में इम्प्लांट करवाया जाएगा। आजकल ये चीज बहुत कॉमन हो गई है। अपने जयपुर के भी बहुत सारे हॉस्पिटल और उन हॉस्पिटल में जो एक्सपेक्टिंग कपल होते हैं उन दंपतियों से ऐसी कंपनियां जो क्रायो प्रिजर्वेशन की सुविधाएं देती हैं स्टेम सेल की, उनके प्रतिनिधि मिलते हैं और वो 15,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए चार्ज करते हैं और इन कोशिकाओं को वो 50 साल या फिर 60 साल 70 साल तक सुरक्षित कर देते हैं। ये जो स्टेम सेल यहाँ पर जिस बच्चे की सुरक्षित की गई है, ये स्टेम सेल काम में आ सकती है उस बच्चे के माता पिता को भी और उस बच्चे के दादा दादी को भी और नाना नानी को भी, उनको भी इनका लाभ मिल सकता है। आई बात सुन। इसलिए बहुत सारे लोग रूटीन में आजकल क्रायो प्रिजर्वेशन अपने बच्चों के अम्बिलिकल कोड का ब्लड और सेल्स करवा रहे हैं। तो दूसरा सोर्स क्या हुआ? अम्बिलिकल कोड, जो बच्चे का जन्म होता है उस समय। तो दूसरा सोर्स है अम्बिलिकल कोड की सेल्स। गर्भनाल, दूसरा सोर्स क्या है? गर्भनाल। अच्छा, एक वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया, एक वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लड निकलता है उसके अंदर भी स्टेम सेल पाई गई है। अब हालांकि उसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो है वो उस वैज्ञानिक ने ऐसा दावा किया है कि उसमें भी स्टेम सेल प्रेजेंट होती है। तो दो हो गए, जन्म से पहले, जन्म के समय, फिर जन्म के बाद। जन्म के बाद जब हम हो जाते हैं अडल्ट, तो हमारे अडल्ट के शरीर में पाए जाने वाले कुछ उत्तक हैं जिनको कहते हैं वयस्क उत्तक। हम जो हमारे शरीर में जो उत्तक है वो कैसे उत्तक है? वयस्क शरीर के अंदर पाए जाने वाले उत्तक। एग्जाम्पल देखें इसका, बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? हमारी हड्डियों के जॉइंट्स के ऊपर जो टिश्यू पाया जाता है, या हड्डियों के जॉइंट्स के बीच में जो जगह होती है, थोड़ी सी जो हड्डी के अंदर जगह होती है, उसके अंदर कुछ कोमल या सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है। अच्छा, ये कोमल या सॉफ्ट टिश्यू जो होता है वो क्या करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि ब्लड कैप्सूल्स का निर्माण करता है। अब हमारे बोन मैरो के अंदर, हमारे अस्थि मज्जा में जो कोशिकाएं हैं वो सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की है, एक ही प्रकार की है। अब ब्लड से सिग्नल आता है कि आरबीसी कम हो गई है। क्या कम हो गई है? तो ये कोशिकाएं कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें? अब ये कन्वर्ट, वापस से सिग्नल आ गया कि खूब आरबीसी हो गई है, बनाना बंद कर दो, बंद हो जाती है। अब दोबारा ब्लड से सिग्नल आता है डब्ल्यूबीसी कम हो गई है। तो यही कोशिकाएं जो पहले आरबीसी में कन्वर्ट हो रही थी अब किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे? अब वापस से ब्लड से सिग्नल आता है कि प्लेट घट गई है। क्या घट गई है? डेंगू के अंदर ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं गाँव में कि पूरे ब्लड की जरूरत नहीं है, क्या घट गई है? प्लेट घट गई है। वो क्या कहना चाहते हैं? प्लेटलेट्स घट गई है। उनको वो अपने हिसाब से इंडिजिनाइजेशन, देसीकरण कर लेते हैं शब्दों का। अब कोई विदेश का व्यक्ति अगर आके यहां पर हमारी ये बातें सुन ले, भावुक हो जाएगा 2 ही मिनट में कि दुनिया चल कैसे रही है। क्या घट जाती है डेंगू में? प्लेट घटने से क्या हो जाता है? डेंगू के अंदर प्लेटलेट गिर जाएंगी तो ऐसे चिंता जताई जाती है कि भाई डेथ भी हो सकती है। सही है? क्या हो जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और बताओ कोई कारण है? रक्त का थक्का जम जाता है? नहीं जमेगा। अच्छा है, दैट्स द रीजन। देखिए, प्लेटलेट्स जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपनी ब्लड वेन्स की जो होती हैं, हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनको मजबूत बनाए रखने में। अगर प्लेटलेट्स गिर गई हैं तो इसका मतलब हमारी जो अंदर वाली रक्त वाहिनी है या ब्लड वेन्स और जो क्या नाम से आर्टरीज हैं, उनके अंदर जो है वो एक तरीके से फ्रेजाइल हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, इसका मतलब डेथ हो सकती है।
शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएंगी, तो हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं वो कमजोर पड़ जाती है प्लेटलेट्स कम होने पर, और उससे इंटरनल जो है वो ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। ये सबसे बड़ा कारण होता है डेंगू के अंदर मृत्यु होने का। ठीक है, याद रखेंगे, ये कॉमन सेंस की बात है, आम बोलचाल में अपने को पता होनी चाहिए इस बात का। तो यही कोशिकाएं एक ही प्रकार की है बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में, और यही कोशिकाएं जो है वो कन्वर्ट होती है फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, विभिन्न स्टेम सेल की बेसिक डेफिनेशन क्या लिखी थी? अविभेदित कोशिकाएं जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं में डिफरेंशिएट हो सकती है। तो इसका मतलब अपनी अस्थि मज्जा की कोशिका कैसी वाली जो है वो स्टेम सेल है? अडल्ट स्टेम सेल, वयस्क उत्तक की स्तंभ कोशिका। क्यों? क्योंकि ये कहां पाई जाती है? हमारे शरीर में, हमारे शरीर के उत्तक के रूप में पाई जाती है, और इसलिए इसको बोलते हैं अडल्ट जो है वो टिश्यू वाली स्टेम सेल या वयस्क उत्तक वाली स्तंभ कोशिका। आ गई बात समझ? अब आप में से कल भी शायद किसी ने पूछा था कि ब्लड कैंसर कैसे होता है ना? हम कैंसर के बारे में क्या जानते हैं? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन बोन मैरो में होना शुरू हो जाए तो, अब ये कोशिकाएं अगर नियमित है, डिसिप्लिन में है, तो अपने ब्लड में जितनी आरबीसी, जितनी डब्ल्यूबीसी, जितनी प्लेटलेट्स चाहिए उतनी ही बनाती है। लेकिन अगर ये कोशिकाएं अनकंट्रोल्ड हो जाए तो ब्लड से सिग्नल आएगा कि आरबीसी बनाओ, ये बना रही है क्या? डब्ल्यूबीसी। ब्लड से सिग्नल आएगा प्लेटलेट बनाओ, ये बना क्या रही है? आरबीसी। अगर इस तरीके से अनकंट्रोल्ड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बनेंगी तो इसका मतलब हमारी सेल्स, जो ब्लड में सेल्स पाई जाती है, उनका एक निश्चित रेशियो होता है। वो रेशियो बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? अगर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, सीबीसी काउंट कराते हैं, तो उस टाइम पर इन सभी कोशिकाओं का रेशियो बिगड़ा हुआ मिलेगा। और अगर ये कंटिन्यूअस 3-4 रिपोर्ट में बिगड़ा हुआ मिलता है तो फिर डॉक्टर जो है वो बायोप्सी करवाता है या फिर ब्लड कैंसर की जांच करवाता है, और जांच करवाता है तो फिर डायग्नोस हो सकता है ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर के अंदर मतलब बोन मैरो, जो हड्डियों के बीच में कोमल उत्तक होता है, वहां पर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या वहां पर जो है वो अनियमितता आती है। अब ब्लड कैंसर का इलाज क्या है? लगातार इस तरीके का जो अनकंट्रोल्ड वाला सेल वाला है, उस ब्लड को तो रिप्लेस किया जाए दूसरे व्यक्ति के उसी सेम ब्लड ग्रुप वाले हेल्दी व्यक्ति से। और इसीलिए ब्लड जो है वो कैंसर के अंदर बहुत सारे ब्लड यूनिट की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? एक बार में 10 यूनिट, 15 यूनिट चढ़ानी पड़ती है ब्लड रिप्लेस करने के लिए। अब वो ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं उनकी तो एक निश्चित एज है, 120 दिन आरबीसी, अलग अलग टाइम। तो इसका मतलब हर 2-3 महीने में इतना सारा ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो ये सस्टेन करने लायक बात नहीं है, क्योंकि ब्लड जो है वो लैब में नहीं बनाया जा सकता है। ब्लड जो है वो व्यक्ति के शरीर में ही बनता है, और उसके लिए डोनर चाहिए होता है, हमेशा ब्लड डोनर चाहिए। और हर मतलब 12 महीने में अपने को 200-300 यूनिट चाहिए ब्लड की, तो इसका मतलब ये मुश्किल काम है, इतना ब्लड डोनर मिलना मुश्किल काम है। तो डॉक्टर क्या प्लान करते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, यानी कि जिन बोन मैरो की कोशिकाओं में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हुआ, वहां ऑपरेट करके इनको तो निकाला जाए, और उसी के जैसे ब्लड टिश्यू वाले व्यक्ति का बोन मैरो लेके और उसको यहां पर ट्रांसप्लांट किया जाए। तो इसको बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इससे क्या होता है? ब्लड कैंसर का उपचार होता है, इलाज होता है। यही होता है इसमें। ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही अच्छा माना जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति के बोन मैरो की कोशिकाएं जो हैं वो उस हिसाब से कोशिकाएं नहीं बनाती जितनी ब्लड सेल्स में के रूप में हमें चाहिए। आई बात समझ? तो यहां पर तीसरे टाइप की सेल्स जो है उनको क्या बोलते हैं अपन? अडल्ट टिश्यू या वयस्क उत्तक की स्तंभ कोशिकाएं। उदाहरण क्या है इसका? बोन मैरो या अस्थि मज्जा की। अच्छा, चौथे टाइप की जो कोशिकाएं हैं वो किसी जीव के शरीर में नहीं पाई जाती है, वो वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की जाती है। कैसे तैयार की जाती है? वैज्ञानिकों के द्वारा लैब में, प्रयोगशाला में एक कोई भी सोमेटिक सेल ली। सोमेटिक सेल मतलब अपने शरीर के किसी अंग या उत्तक की कोशिका, सही है। और इस सोमेटिक सेल के डीएनए में किया चेंज, क्या किया? चेंज। और चेंज करके इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? स्टेम सेल में। किसमें? स्तंभ कोशिका में कन्वर्ट करा दिया। तो इसका मतलब एक सामान्य किसी अंग या उत्तक की कोशिका को क्या कर दिया जाए? प्रेरित। किसके लिए प्रेरित कर दिया जाए? स्टेम सेल बनने के लिए। और प्रेरित करने को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड। क्या कहते हैं? तो वो जो चौथे टाइप की जो लैब में बनाई जाती है वैज्ञानिकों के द्वारा एक सामान्य सोमेटिक सेल से, उन्हें कहते हैं इंड्यूस्ड स्टेम सेल। क्या कहते हैं? प्रेरित स्तंभ कोशिकाएं कहते हैं, इंड्यूस्ड स्टेम सेल कहते हैं। अब हम देखेंगे आगे वाले चैप्टर में कि क्षमता के आधार पर कितनी प्रकार की है, और उनमें से एक क्षमता है
टोटीपोटेंट, एक है प्लूरीपोटेंट। तो ये जो प्रेरित करने वाली स्टेम सेल होती है, ये होती है प्लूरीपोटेंट। कैसी होती है ये प्लूरीपोटेंट? का क्या मतलब है अभी थोड़ी देर पीछे समझ में आ जाएगा। तो चौथे टाइप की होती है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो कहां बनती है? लैब में बनाई जाती। किसके द्वारा? वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पर जो चौथी टाइप की स्टेम सेल है उनको कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। प्रेरित प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। तो ये चारों नाम लिख दो एक एक करके। ये तो भ्रूण में, ये गर्भनाल में, ये वयस्क अगर नाम लिखना चाहो उदाहरण के तौर पर तो बोन मैरो। अस्थि मज्जा में पाई जाती है ये, और ये पाई जाती है कहां पर? लैब में बनाई जाती है, इन लैब, प्रयोगशाला में। ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल, क्षमता के आधार पर भी चार ही प्रकार की है। वैसे कई विद्वान तीन मानते हैं, लेकिन कहने के लिए, सम्मान करने के लिए चौथी भी कह दी जाती है। वैसे होती कितने प्रकार की है? तीन ही प्रकार की। सबसे पहले वे स्टेम सेल या वे स्तंभ कोशिकाएं जिन कोशिकाओं में क्षमता होती है किसी उस जीव की जिसकी वो स्टेम सेल है उसकी प्रत्येक अंग या ऊतक बनाने की, और प्रत्येक अंग या ऊतक बनाने की अगर उसमें क्षमता है तो उस क्षमता को बोलते हैं टोटल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट क्षमता उसमें है। तो इसलिए टोटल शब्द से तो आया है टोटी। क्या आया है? जो पानी भरने वाली टोटी ये नहीं है, वो टोटल से बनी हुई टोटी है। टोटी पोटेंट, पोटेंशियल से आया है पोटेंट। तो पहले टाइप की स्टेम सेल हो गई टोटी पोटेंट स्टेम सेल। कौन सी? ऐसी स्टेम सेल जिनमें टोटल पोटेंशियल है। जो जाइगोट है या शुरुआती जो भ्रूण है उसकी कोशिकाएं टोटीपोटेंट स्टेम सेल होती है, यानी कि उनसे पूरा का पूरा नया जीव विकसित करवाया जा सकता है। इसी प्रकार प्लांट में जो ऊपर वाला जो टिश्यू होता है जहां पर प्लांट ग्रो कर रहा होता है, और बिल्कुल जो सॉफ्ट टिश्यू होता है ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं ऊपर वाली कोपल वाली अवस्था है ना, शूट टिप जिसको कहते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभ्योतक ऊतक है ना। प्लांट में विभ्योतक ऊतक पाया जाता है, उसमें भी पाई जाती है कैसी सेल? टोटीपोटेंट स्टेम सेल। यानी कि ऊपर के प्लांट का थोड़ा सा भाग लेके एक वैज्ञानिक है हेबरलैंड, और उन्होंने पूरा का पूरा नया प्लांट बना दिया था गाजर का, है ना। तो गाजर का नया प्लांट बना दिया गया उसकी एक कोशिका से। तो इसका मतलब वो स्टेम सेल जिसके अंदर क्षमता है पूरा का पूरा नए प्लांट की कोशिकाओं में कन्वर्ट होने की, उसको कहते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल। क्या कहेंगे? टोटीपोटेंट स्टेम सेल। ये जाइगोट इसका उदाहरण हो सकता है। अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स जो शुरुआती भ्रूणीय कोशिकाएं हैं वो इसका उदाहरण हो सकती है। दूसरा, वे स्टेम सेल जिनके अंदर टोटल पोटेंशियल नहीं है, कंप्लीट सामर्थ्य नहीं है, सभी प्रकार की कोशिकाओं में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कुछ कोशिकाएं 10-5 टाइप की कोशिकाएं अगर छोड़ दी जाए तो बाकी सभी कोशिकाओं में कन्वर्ट होने की क्षमता है, और इसके लिए शब्द यूज किया जाता है प्लूरल। प्लूरल यानी कि बहुवचन, और प्लूरल से बना है क्या? प्लूरी। क्या बना है? और आगे पोटेंशियल से बना है पोटेंट। तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जैसे हमने ये लिखा है कि प्रयोगशाला में एक सामान्य कोशिका को प्रेरित किया जाए, कौन सी टाइप की स्टेम सेल में? प्लूरीपोटेंट।
मतलब जो शरीर के सभी अंगों की कोशिकाओं के रूप में तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, लेकिन मैक्सिमम कोशिकाओं के रूप में कन्वर्ट होने की क्षमता है। मतलब टोटी पोटेंशियल तो नहीं है, टोटल तो नहीं है, लेकिन 2-4 टाइप की कोशिकाओं को अगर छोड़ दिया जाए, 5-10 टाइप की कोशिकाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी में कन्वर्ट होने की क्षमता है। तो इसको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। अब ये जो है इसका उदाहरण कौन हो गया? अम्बिलिकल कोर्ड वाली कोशिकाएं, जो अपने गर्भनाल की कोशिकाएं मिलती है। क्या उनसे नया बच्चा विकसित करवाया जा सकता है? क्या नहीं, लेकिन लगभग अंग या उत्तक की कोशिकाओं के रूप में इनको कन्वर्ट करवाया जा सकता है। तो इनको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। फिर तीसरा नाम आता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। जैसे बोन मैरो की कोशिकाएं देखो आप, बोन मैरो की कोशिकाएं या अस्थि मज्जा की कोशिकाएं ब्लड की सभी कोशिकाओं में तो कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन क्या वो लीवर की कोशिका में कन्वर्ट हो सकती है? क्या वो किडनी की कोशिका में कन्वर्ट हो सकती है? तो इसलिए वे कोशिकाएं जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शरीर की सभी कोशिकाओं में या 2-4 छोड़ दिया, नहीं, एक से ज्यादा तो कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ज्यादा क्षमता नहीं है। किसी विशेष प्रकार के उत्तक की 10-5 टाइप की कोशिकाओं में कन्वर्ट होने की क्षमता होती है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। इसका उदाहरण कौन हो जाएगा? बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा की कोशिकाएं। ठीक है बात। उसके बाद में हालांकि स्टेम सेल तो नहीं मान सकते, लेकिन डिवीजन की कैपेसिटी फास्ट होती है, इस नाते उनको कई विद्वान स्टेम सेल भी कह देते हैं और उनको कहते हैं यूनिपोटेंट। यूनि का मतलब क्या होता है? एक। यूनि का मतलब होता है एक ही प्रकार की कोशिकाओं में लगातार डिवाइड होती रहती है। जैसे अपने स्किन की कोशिकाएं, अपने ऊपर जो स्किन है वो डेड होती रहती है और फिर नीचे नई स्किन की कोशिकाएं बनती रहती है। नाखून अपने बढ़ते रहते हैं, बाल अपने बढ़ते रहते हैं, तो उसमें मतलब लगातार सेल डिवीजन होता रहता है। तो ऐसी कोशिकाएं जो एक ही प्रकार की अपने जैसी नई कोशिकाएं लगातार पैदा करती रहती है, क्योंकि स्टेम सेल का एक गुण क्या है? हाई सेल डिवीजन कैपेसिटी। तो उस नाते उनको कई विद्वान तो स्टेम सेल मानते हैं और कई विद्वान स्टेम सेल का दर्जा नहीं देते, क्योंकि स्टेम सेल की